चीन जापान और भारत के साथ एक बड़ा युद्ध चाहता है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विस्तारवादी नीति का सीधा परिणाम है, जिसके अनुसार वे चलते हैं। अगर इस संकट को समझना हो तो चीन के 14 पड़ोसी हैं और अब तक उसका हर एक के साथ विवाद हो चुका है। असल में इनमें से 8 बड़े क्षेत्रीय संघर्ष हैं जो अभी भी सक्रिय रूप से जारी हैं, लेकिन हालिया बढ़ोतरी डरावनी है। जापान ने जब यह पुष्टि की कि ताइवान पर हमला जापान के अस्तित्व के लिए खतरा है, तो एक चीनी काउंसिल जनरल ने सार्वजनिक रूप से सीधा धमकी दे डाली। वह जापान के प्रधानमंत्री का सिर काट देगा। यह बिल्कुल भी कूटनीतिक भाषा नहीं है। यह संकट यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद चीन ने एक भारतीय नागरिक को लेओवर के दौरान अगवा कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पासपोर्ट पर लिखा था कि वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार वह राज्य चीन का हिस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम लक्ष्य साफ है। चीन की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि चीन, जापान और भारत के बीच क्या हो रहा है। 31 अक्टूबर, तो लगभग 1 महीने पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापानी प्रधानमंत्री सोनाई ताकाची ने दक्षिण कोरिया में हुए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। कुछ लोग शायद वो नाम जानते होंगे। यही वही शिखर सम्मेलन है जहां राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका चीन व्यापार समझौते के विवरण तय करने के लिए मुलाकात की थी। ठीक उसी शिखर सम्मेलन में जापान चीन की भी बैठक हुई थी, लेकिन 1 नवंबर को अगले ही दिन चीन ने सार्वजनिक शिकायत शुरू कर दी। वे नाखुश क्यों थे? असल में क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री ने उसी शिखर सम्मेलन में ताइवान के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। किसी वजह से यह चीन के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। फिर हम 7 नवंबर पर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के लगभग 1 हफ्ते बाद जापान के प्रधानमंत्री से जापानी संसद में एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। सवाल था, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या आप इसे जापान की सुरक्षा के लिए एक जोखिम, एक अस्तित्वगत खतरा मानेंगे? आप लोग उनका जवाब सुनिए। लेकिन 1 हफ्ते बाद नतीजा फिर से ताजा बंटवारा था, जब सनाआ ताकाइची ने सुझाव दिया कि उनका देश ताइवान के मामले में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक ने ताइवान पर दावा करते हुए एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की गर्दन काटने की धमकी दी। बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। अब मैं आपको यह संदर्भ देना चाहता हूं कि यह सवाल क्यों पूछा गया था। देखिए, 2015 में जापान ने एक कानून पास किया था जिसे सुरक्षा कानून कहा जाता है। यह कानून मूल रूप से इस बारे में है कि अगर जापान के सहयोगियों पर सशस्त्र हमला होता है तो जापान क्या करेगा। यह जापान के लिए भी अस्तित्व का खतरा पैदा करता है। अब इस कानून के अनुसार अगर ऐसा कुछ होता है तो जापान अपने आत्मरक्षा बलों को खतरे का जवाब देने के लिए सक्रिय कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं, जापान के पास सेना नहीं है, इसीलिए उनके पास आत्मरक्षा बल है ताकि वे हमले का सामना कर सकें। इसी वजह से प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या वह ताइवान पर हमले को जापान के लिए जीवन के लिए खतरा मानेंगी, और प्रधानमंत्री ने कहा हाँ, इसका मतलब होगा कि जापान आत्मरक्षा बलों को सक्रिय करेगा ताकि ताइवान की रक्षा की जा सके। अब व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई पागलपन भरा जवाब है। यह जापानी नजरिए से एक काफी सीधा जवाब है। मैं बताता हूं क्यों। लोग भूल जाते हैं कि जापान ताइवान के कितने करीब है। क्या आप लोग उन युनागुनी द्वीपों को देख रहे हैं? तो वे जापानी द्वीप हैं और वे मुख्य भूमि ताइवान से सिर्फ 60 मील या लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब है कि मुख्य भूमि ताइवान वास्तव में चीन की तुलना में जापान के ज्यादा करीब है। और सिर्फ इस नक्शे को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान में जो भी होता है वह जापान की सुरक्षा को क्यों प्रभावित करता है। खैर, किसी वजह से चीन इस बयान से खुश नहीं था जो जापानी प्रधानमंत्री ने जापानी संसद में दिया था, क्योंकि जापान के ओसाका शहर से एक चीनी काउंसिल जनरल ने यह बयान जारी किया। मैं आपको बता दूं, यह बिल्कुल भी कूटनीतिक बयान नहीं था। यह उन्होंने कहा था, अगर आप अपनी गंदी गर्दन वहां घुसाएंगे जहां उसकी जरूरत नहीं है तो वह काट दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं? शायद यही सीसीपी की कूटनीति है, मैं नहीं जानता। जापान साफ तौर पर खुश नहीं था उस भाषा से जो चीनी राजनयिक जापानी सीमा के अंदर इस्तेमाल कर रहा था।
जापान ने इस तरह की भाषा के लिए सीसीपी को विरोध दर्ज कराया और इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री ने फिर से जोर दिया कि सवाल सिर्फ एक काल्पनिक था और उनका जवाब भी सिर्फ एक काल्पनिक था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में ऐसे बयान नहीं देंगी। लेकिन इससे चीन बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि चीनी सरकारी मीडिया ने जापानी प्रधानमंत्री पर सार्वजनिक रूप से तीखे हमले करने शुरू कर दिए और इसके ऊपर से चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज़ों ने जापानी द्वीपों को परेशान करना शुरू कर दिया, फिर से वही बात दोहराते हुए कि ये द्वीप जो ताइवान के पास हैं, सेनकाकू द्वीप, सीसीपी दावा करती है कि ये चीनी द्वीप हैं। यह सीसीपी की आदत है, वे अक्सर दूसरे देशों की चीज़ों पर दावा कर देते हैं। मैं सबको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यह कैसे शुरू हुआ। जापान ने मूल रूप से कहा कि वे अपने देश की रक्षा करेंगे और इसके लिए चीन ने असल में युद्ध शुरू कर दिया। आर्थिक युद्ध हमारी आंखों के सामने चल रहा है। जापानी फिल्मों को चीन के अंदर निलंबित कर दिया गया है, जापानी आयातों को वापस किया जा रहा है या रद्द किया जा रहा है। ऑर्डर रद्द हो रहे हैं क्योंकि चीन अब जापानी समुद्री भोजन नहीं चाहता और इसके ऊपर से सरकार ने चीनी यात्रियों को जापान जाने से भी चेतावनी दी है और चीनी एयरलाइंस मुफ्त में कैंसिलेशन की सुविधा दे रही हैं, जो फिर से चीन का अधिकार हो सकता है। सीसीपी ने भी पिछले महीने जापान के साथ तय की गई कई सांस्कृतिक बैठकों को स्थगित कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीपी ने आदेश दिया कि सभी जापानी कलाकारों जैसे गायक, अभिनेता और अन्य कलाकारों को उन्हें चीन के अंदर प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इससे चीनी पीआर मशीन के लिए कुछ बहुत ही जटिल हालात पैदा हो गए हैं। अपनी स्क्रीन पर इस क्लिप को देखिए। वो एक जापानी गायिका हैं, माकी ओचुस्की। वो शंघाई में चीनी प्रशंसकों के लिए एक कॉन्सर्ट कर रही हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन कॉन्सर्ट के बीच में बल्कि गाने के बीच में ही रोक दिया गया और सीसीपी अधिकारियों ने उसे जबरदस्ती मंच से हटा दिया। यह हमें सीसीपी की नई नीति के बारे में बताता है। वे सभी जापानी नागरिकों को सिर्फ इसलिए सजा देना चाहते हैं क्योंकि वे जापान से नाराज हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जापान ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे यह द्वितीय विश्व युद्ध हो। मुझे लगता है कि चीन ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसा बर्ताव कर रहा है। ऐसे देश को क्या कहेंगे जो सिर्फ जाति के आधार पर सबको सजा देता है? मेरे लिए तो यह कुछ ज्यादा ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसा लगता है। खैर, चीनी विदेश मंत्री ने इस सब पर जवाब दिया और उन्होंने यही कहा, बल प्रयोग। अगर जापान ताइवान स्ट्रेट की स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है तो यह आक्रामकता का कार्य होगा और चीन निर्णायक रूप से जवाब देगा। चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दिए गए आत्मरक्षा के अपने अधिकारों का दृढ़ता से प्रयोग करेगा और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करेगा। चीन जापान को चेतावनी देता है कि वह अपने ऐतिहासिक अपराधों पर गहराई से विचार करे, तुरंत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे, उकसावे वाली कार्रवाइयाँ रोके और ताइवान के मुद्दे पर आग से न खेले। जो आग से खेलते हैं वही उसमें नष्ट होते हैं। मुसीबत शुरू करने की बात करें तो ऐसा लगता है कि चीन ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उनका दावा है कि वह एक ऐसे क्षेत्र से हैं जो चीन का हिस्सा है। 21 नवंबर को एक भारतीय नागरिक जापान जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी शंघाई में एक लेओवर था। इस लेओवर के दौरान चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि उनका पासपोर्ट अमान्य है। अब वे पासपोर्ट को अमान्य क्यों मानेंगे? क्योंकि चीन के अनुसार भारतीय पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था, जो एक भारतीय राज्य है। चीन के अनुसार वह राज्य भारतीय नहीं है। सीसीपी उस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत कहती है और चीन का हिस्सा मानती है। इसी कारण सीसीपी ने इस लड़की को करीब एक दिन अगवा किया था। अब इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि वह न तो अपने परिवार से संपर्क कर सकी और न ही अपने वकीलों से, क्योंकि जब आप चीन में होते हैं तो आप बिना वीपीएन के विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट पर चीनी जेल में फंस जाएगी, इसलिए उसके पास वीपीएन नहीं था। कुछ समय बाद किस्मत से वह परिवार को संदेश भेज सकी, जिन्होंने चीन में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और फिर शंघाई में भारतीय दूतावास को उसे चीनी हिरासत से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन चीन कहता है कि यह पूरी कहानी झूठ है। सुनिए। उसे 18 घंटे हिरासत में रखा गया, बिना खाना और जानकारी दिए पासपोर्ट भी ले लिया गया, यही उसने कहा। चीन इसे कैसे जायज ठहराता है?
खैर, वे इन सभी दावों को बस नकार देते हैं। चीन कहता है कि सभी नियम और कानूनों का पालन किया गया था। सबसे पहले ताना चीन का क्षेत्र है। चीन कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं करता, जिसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। जहां तक उस व्यक्तिगत मामले का सवाल है जिसका आपने जिक्र किया, हमें पूरी प्रक्रिया में पता चला। चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने पूरे प्रक्रिया को कानूनों और नियमों के अनुसार पूरा किया है और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की है तथा कानून की पूरी तरह से रक्षा की है। संबंधित व्यक्ति के हितों की पूरी रक्षा हुई है। कोई जबरन उपाय, हिरासत या उत्पीड़न नहीं हुआ। एयरलाइंस ने भी संबंधित व्यक्ति के लिए आराम करने, पीने और खाने की व्यवस्था की थी। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग शायद यह पहले से ही जानते होंगे, लेकिन चीन में पूरे देश भर में लगभग 700 मिलियन निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे लगता है उनमें से कुछ एयरपोर्ट के अंदर भी हैं। अगर चीन साबित करना चाहता है कि कहानी सच नहीं है, तो वे फुटेज जारी कर सकते हैं। मीडिया ने चीन से ऐसा करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है आप लोग भी यह समझ सकते हैं यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, चीन के 14 पड़ोसी हैं और उनका हर एक के साथ सीमा विवाद रहा है। इन सभी विवादों में एक ही सामान्य किरदार है और सीसीपी के अनुसार चीन की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। अब मेरे पास आप सभी के लिए इतना ही है। मेरा नाम सैम है। अगर आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। हम फिर से स्क्रीन पर ट्विटर हैंडल दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगली वीडियो में मिलूंगा।